रहा और ये रहा। तो आज के वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं जेई एडवांस के पेपर का एनालिसिस करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट कि इस साल जेई एडवांस के पेपर में कितने मार्क्स पे कितनी रैंक आ सकती है। आई एम सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस इन द प्रीवियस जो लेक्चर्स आई मीन जो चल रहा है उसके लिए आई एम सॉरी बिकॉज थोड़ा सा प्रॉब्लम था सिस्टम में एंड दैट इज़ व्हाई आई वाज नॉट एबल टू present the lecture the video properly. Now I'm trying to set up the sound I think सही से आ रहा है आपको. I hope you can hear me and Avi, can you hear me? Can you just give a wave that you can hear me? So what I'm gonna do is I'm gonna start today's video. आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का वीडियो कहाँ से स्टार्ट होगा। पहला स्लाइड तो आपके सामने है, पहला स्लाइड आपके सामने है एंड वी नाउ मूव ऑन टू आवर नॉर्मल सिस्टम। इन अ नॉर्मल सिस्टम शुरुआत करते हैं कैसे क्या हुआ पेपर में। लेट अस स्टार्ट विद दैट पॉइंट। 2021 का जेई एडवांस का पेपर हो चुका है, सबका हो चुका है। मैंने एक वीडियो बनाया था पिछला वीडियो, उसमें आवाज़ पूरी ख़राब हो गई मेरी, इसलिए आज आवाज़ टेस्ट करने में इतना टाइम लगा मुझे। उस पुराने वाली वीडियो में इफ़ यू कैन सी जो क्वेश्चन मैंने प्रेडिक्ट किए थे, जैसे मैंने प्रेडिक्ट किए थे वैसे ही के वैसे आ गए। इनफैक्ट 3 या 4 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया वीडियो में बिल्कुल लास्ट में, बिल्कुल सेम आ गया जेई में। ऐसा हो जाता है, हालांकि जेई का पेपर प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो सो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, आप पेपर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। गीता पूछ रही है 182 रैंक कितने मार्क्स पे आएगी गीता, ये आपका क्वेश्चन है क्या? वेल बताऊंगा मैं, जस्ट वेट कितने मार्क्स पे कौन सी रैंक आने वाली है। लेट अस जस्ट गो थ्रू द ओवरव्यू कि क्या क्या था जेई एडवांस के पेपर में। जेई एडवांस, इस बार का जेई एडवांस कंडक्ट कराया था आईआईटी खड़गपुर ने, सबको पता होगा ये आईआईटी खड़गपुर ने कंडक्ट कराया था, ये मैं पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। इसके पहले का जेई 2006 और 2014 में आईआईटी खड़गपुर ने कंडक्ट कराया था। आईआईटी खड़गपुर यू मस्ट रिमेंबर सबसे पुराना आईआईटी है इंडिया में, सबसे बड़ा कैंपस है आईआईटी का, पुराने 5 आईआईटी में से एक है ये, सबसे पुराना है, इसलिए इसका नंबर 1 रखता हूँ मैं हमेशा इसको, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है आईआईटी खड़गपुर। भी वेस्ट बंगाल में पढ़ा हूँ, कोलकाता में। खैर जेई 2021 एडवांस का पेपर का पैटर्न क्या था, अब तो सबको पता है पेपर का पैटर्न क्या था। आई जस्ट गो थ्रू इट जल्दी ताकि अपन इसको आराम से समझ सके। जेई एडवांस पेपर 1 पेपर 2 सबको पता है, 3 घंटे का पेपर आया था, सेम टू सेम जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था। मैंने प्रेडिक्ट किए थे 54 क्वेश्चंस, लेकिन आए 57 एंड 57, तो यहाँ पे थोड़ा 2-3 क्वेश्चंस का ऊपर नीचे हो गया। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए 114, 114 क्वेश्चन, 57 इन पेपर 1, 57 इन पेपर 2, मतलब 19 क्वेश्चंस ईच आए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में। अगर अपन पहले के ईयर्स का वो देखें किस तरह का पेपर आया, तो ऑलमोस्ट इसी तरह का पैटर्न आ रहा है। 18-19 के आसपास क्वेश्चन आते हैं बेटा, 114, कभी 54, कभी 57, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। मार्क्स भी जितने मैंने प्रेडिक्ट किए थे, आई प्रेडिक्टेड 372 मार्क्स का पेपर आएगा, यहाँ पे पेपर आया 360 मार्क्स का। हालांकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाए हैं उन्होंने, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़े, मैंने 54 क्वेश्चन प्रेडिक्ट किए थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाए हैं, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चंस में ऐसा हुआ है कि जो सही मार्क था वो +2 था और 0 था मार्किंग स्कीम, इसलिए वो क्वेश्चंस बढ़ने के बाद भी टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो हैं वो कम है। 360 मार्क्स हैं टोटल इस साल के जेई के पेपर में। यू मस्ट रिमेंबर कि लास्ट ईयर का जो जेई पेपर हुआ था टोटल मार्क्स वेयर 396। जो भी यहाँ पे प्रेडिक्शन में कर रहा हूँ बेटा
वो सिर्फ 1 साल के पेपर को लेके नहीं, 1 साल के पेपर के डेटा से नहीं, मैं तुमको बताऊंगा 10-12 साल के जितने भी जेईई के पेपर हुए हैं उसके हिसाब से मैंने ये प्रेडिक्शन बनाया है कि कितने मार्क्स पे कितनी रैंक आएगी। और ये चीज़ इस पर भी डिपेंड करती है कि आप इस साल का पेपर कैसा आया, क्या उसका डिफ़िकल्टी लेवल रहा, क्या है उसका एनालिसिस, एक-एक चीज़, एक-एक पेपर के बारे में एक-एक चीज़, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, कितनी क्लास से कितने क्वेश्चन आए, सब बताने वाला हूँ। आराम से बैठे रहिए। आई होप आवाज़ आ रही है। मुझे आवाज़ की बड़ी चिंता हो रही है। ऐसा ना हो कि इतनी मेहनत करके मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ और आपको आवाज़ ही ना आए। आई होप आवाज़ आ रही है। एक बार मैं इसको चेक करके देख लेता हूँ। हाँ, आ रही है भाई, मेरे इस पे तो आ रही है आवाज़, मैंने चला के देख लिया उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेपर 1 का पैटर्न सबको पता है। उन बच्चों के लिए जो अभी तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 का पैटर्न किस तरह का था। 4 सेक्शन थे। सेक्शन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन थे, जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल सेम। सिंगल ऑप्शन करेक्ट थे, 12 मार्क्स, +3 और -1 इसकी मार्किंग स्कीम थी। ये बिल्कुल सेम टू सेम जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा आया है। इसमें कोई भी चेंज नहीं था। 4 क्वेश्चन मैंने प्रेडिक्ट किए थे सिंगल ऑप्शन, 4 के 4 क्वेश्चन आए सिंगल ऑप्शन में, +3 -1 प्रेडिक्शन बिल्कुल सही हुआ। सेक्शन नंबर 2, यहाँ पे मेरा प्रेडिक्शन थोड़ा गलत हुआ। मैंने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया था कि भाई यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। आई हैड प्रेडिक्टेड कि 8 क्वेश्चन आएंगे मल्टीपल चॉइस में। यहाँ पे स्टेम आए, 3 क्वेश्चन स्टेम आए, मतलब एक बड़ा सा पैराग्राफ टाइप का दिया हुआ था। पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन बोल सकते हो आप। पैराग्राफ दिया था और उस पे बेस्ड 2 क्वेश्चन हर पैराग्राफ में दिए थे। 3 पैराग्राफ थे ऐसे आपके लिए बच्चों, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हैं 12। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू देना थी 2 डेसिमल प्लेसेस तक, आपको आंसर भरना था। तो ये जो नॉर्मली जो आखिरी में आता था जेई में, जो सेक्शन 4 में आता था, वो सेक्शन 2 में आ गया इस बार। +2 मार्क्स थे करेक्ट आंसर के लिए। 0 मतलब अगर आप गलत भर देंगे तो कोई नहीं है, तो आप अगर चाहें तो इसमें गेस वर्क भी कर सकते थे इस सेक्शन में। ये था सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 3 जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था वैसा का वैसा आया। मल्टीपल चॉइस मैंने बोला था, मैंने 8 क्वेश्चन बोले थे, यहाँ पे थोड़े 2 क्वेश्चन कम आए। 6 क्वेश्चन आए, मैंने प्रेडिक्ट किए थे 32 मार्क्स, यहाँ पर आए 24 मार्क्स। मार्किंग स्कीम भी जैसे मैंने बोला था, पार्शियल मार्किंग आएगी +4 +3 +2 +1 0। जो सेम स्लाइड में यूज कर रहा हूँ जो मैंने पिछले वाले वीडियो में यूज की थी। बस यहाँ पे मैंने प्रेडिक्ट किया था कि -1 होगा नेगेटिव मार्किंग, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग -1 की जगह -2 आई, तो थोड़ा सा चेंज हुआ। नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 कम हो गए जो मैंने प्रेडिक्ट किया था उससे, नंबर ऑफ मार्क्स भी इसलिए कम हो गए, और मार्किंग स्कीम थोड़ी सी डिफरेंट थी। मैंने 3 ही सेक्शन प्रेडिक्ट किए थे, लेकिन चौथा सेक्शन आया मेरा जो मल्टीपल चॉइस था वो सेकेंड सेक्शन में था। थर्ड सेक्शन में मेरे पास मैंने डेसिमल वैल्यू वाले क्वेश्चन बोले थे, सेम क्वेश्चन बोले थे, 3 क्वेश्चन। यहाँ पे इंटीजर टाइप आए, ध्यान रहे, डेसिमल टाइप भी है, इंटीजर टाइप भी है। तो मतलब इंटीजर टाइप को इन्होंने 2 टाइप में बेसिकली बाइफरकेट कर दिया। एक में डेसिमल वाले आंसर देने थे, एक में इंटीजर टाइप आंसर देने थे। +4 0, ये बहुत स्कोरिंग सेक्शन था बच्चों, यहाँ पे बहुत स्कोरिंग था, +4 0। और इसी में एक सवाल जो मैंने करवाया था गैल्वेनोमीटर वाला, गैल्वेनोमीटर की पूरी चीज़ें बताई थी मैंने क्रैश कोर्स में कि बेटा गैल्वेनोमीटर पे सवाल आएगा तो सीधा सीधा नहीं आएगा। वो सीधा सीधा नहीं पूछेंगे कि भैया 2 गैल्वेनोमीटर को कंपेयर कर दो, E1 E2 का रेशियो बता दो, या इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल के दिखा दो। कुछ ना कुछ थोड़ा सा सवाल करेंगे। SC वर्मा का सवाल था, बिल्कुल सेम टू सेम आ गया है। मैंने बच्चों को क्रैश कोर्स में करवाया था, क्रैश कोर्स की बात कर रहा हूँ, क्रैश कोर्स में करवाया था। इंटीजर टाइप में आ गया, इंटीजर टाइप में आ गया वो सवाल। टोटल मार्क्स है इसमें 12। ये हो गए टोटल मिला के, अगर देख लोगे आप तो टोटल मार्क्स हो जाएंगे सब्जेक्ट वाइज 60 60 60, 180 मार्क का बन गया पेपर नंबर 1 प्रेडिक्शन के हिसाब से। एक सेक्शन एक्स्ट्रा आ गया इसमें, और 2 मार्क्स 2 क्वेश्चन वहां से हट गए जो मैंने मल्टीपल चॉइस में एक्स्ट्रा बताए थे। पेपर नंबर 2 का पैटर्न, सेक्शन नंबर 1 6 क्वेश्चन, मैंने 8 क्वेश्चन बोले थे, मल्टीपल चॉइस बोले थे। मैंने 6 क्वेश्चन ही बोले थे इसमें, सॉरी 8 नहीं 6 ही बोले थे। मल्टीपल चॉइस बोले थे। मार्किंग स्कीम भी मैंने सही बताई थी, +1 की जगह -2 हो गया यहाँ पे मार्किंग स्कीम। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर चलता है, थोड़ा बहुत ऊपर चलता है। तो यहाँ पे थे 6 क्वेश्चन 24 मार्क के। सेक्शन नंबर 2 मैंने प्रेडिक्ट नहीं किया था, क्वेश्चन स्टेम मतलब वही इंटीजर टाइप और डेसिमल टाइप वाले क्वेश्चन मिक्स के आ गए। इंटीजर टाइप वाले आगे चले गए, डेसिमल वाले पीछे आ गए। वही 3 क्वेश्चन स्टेम,
हर क्वेश्चन स्टेम में 2 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 12, मार्किंग स्कीम, न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर देने थे आपके +2 0, सेम टू सेम जैसा सेक्शन वहाँ पे आया था वैसा ही का वैसा सेक्शन यहाँ पर आ गया। सेक्शन नंबर 3 पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन थे, इसमें 2 पैराग्राफ थे, हर पैराग्राफ में 2 क्वेश्चन थे, सिंगल ऑप्शन करेक्ट थे, +3 -1 इसी में बेटा वो थर्मोडायनेमिक्स वाला सवाल फंसा था जो मैंने क्लास में करवाया था और बिल्कुल सेम टू सेम आ गया। लेक्चर देख लेना, लेक्चर नंबर 36 या 35 लेक्चर में सेम सवाल करवाया था मैंने थर्मोडायनेमिक्स का, जिसमें 2 चेम्बर हैं, एक चेम्बर में हीटर लगाया हुआ है, यहाँ पे आइडियल गैस है और ये पिस्टन है जो मूव कर जाती है। सेम क्वेश्चन, सिर्फ अंतर इतना था कि यहाँ पे जो क्वेश्चन जेई में आया V0/2 वॉल्यूम दी हुई थी, मैंने V0/8 लेके इस सवाल को सॉल्व किया है क्रैश कोर्स में, देख लेना जाके बच्चों। पूरा मैंने पिछले वीडियो में बताया था यार, वो वीडियो में मेरी आवाज़ ही ख़राब हो गई, क्या बताऊँ, बहुत बुलंद आवाज़ है मेरी और उस वीडियो में ढंग से आई नहीं। सेक्शन नंबर 2 12, सेक्शन नंबर 3 12 नंबर का, और फिर आ गया वही अपना सेक्शन नंबर 4 3 सवाल डेसिमल टाइप में आते थे, आजकल वो इंटीजर टाइप हो गए। +4 0, बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोरिंग सेक्शन था ये, में बहुत इजीली आप 2 क्वेश्चन कर सकते थे। फिर इसकी बात मैं कर रहा हूँ, सबकी बात बताने वाला हूँ, केमिस्ट्री में कैसा आया, मैथ्स में कैसा आया, बच्चों का क्या वो है, अच्छे बच्चों का जो जिससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग की रैंक लेकर आएंगे, उन बच्चों का कितना स्कोर आ सकता है, सब बताने वाला हूँ। आगे बढ़ जाते हैं भाई, आगे बढ़ जाते हैं और चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ। अगला सेक्शन है ओवरऑल एनालिसिस। क्या कहती है ओवरऑल एनालिसिस इस पेपर के बारे में? तो अगर मैं बात करूं ओवरऑल एनालिसिस की बच्चा, तो फिजिक्स में ये तो गायब हो गया भाई, गायब क्यों हो रहा है तू यार? अच्छा ये इसके कारण गायब हो रहा है, इसको हटा दूं मैं, यहीं पर है भैया, इस पे ही रह, ये थोड़ा गड़बड़ वाला कार्यक्रम है। अरे यार ये बंद हो गया क्या? ये चला गया भैया, बड़ा मुश्किल है भाई, बड़ा मुश्किल है आज, दुनिया जहान की चीज़ें हो रही हैं अपने साथ, क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। मेरी ये चली गई है, यहाँ पे ये व्यू आ जा रहा है, इसको छुपाना है भाई, इसको हटाना है, हाइड कर देना है। चलो ओवरऑल एनालिसिस पे आ जाते हैं, गड़बड़ चल रही है थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स में ओवरऑल एनालिसिस क्या बोलती है? पेपर बहुत ज़्यादा बैलेंस था, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन कोई आया नहीं इसमें। मैं अपने हिसाब से, मैंने 20 साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, पिछले बहुत मॉडरेट से इजी लेवल के बीच में पेपर को रखूँगा। 3-4 क्वेश्चन ही ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे लगा कि थोड़े मुश्किल हैं, अदरवाइज ज़्यादातर क्वेश्चन बिल्कुल इजी या मॉडरेट लेवल के बीच में होता है। कुछ मॉडरेट क्वेश्चन आपको इजी लगे, होता है कुछ इजी क्वेश्चन आपको मॉडरेट लगे, लेकिन पेपर काफ़ी बैलेंस था और बहुत शानदार पेपर था। आई मस्ट कंग्रेचुलेट जिसने भी ये पेपर सेट किया है फिजिक्स का, बहुत बैलेंस, बहुत अच्छा, अंडरस्टैंडिंग चेक करने वाला, कॉन्सेप्ट समझाने वाला, वो डायपोल वाला सवाल बहुत शानदार सवाल, सिंपल सवाल, डायपोल पढ़ाया था मैंने क्लास में, जो सवाल आ जाते हैं क्लास में कराए हुए, बड़ा मज़ा आता है। क्रैश का मतलब मैं क्रैश कोर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ बच्चा, पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पहले वाले मेरे वीडियोस यूट्यूब पे नहीं है, मैंने अभी भी यूट्यूब चैनल चालू किया है अपना, जो वीडियो यूट्यूब पे है मैं सिर्फ उनकी बात करूँगा। डायपोल वाला मैंने प्रेडिक्ट किया था कि सवाल आएगा, सेम आ गया, फोर्स और एनर्जी पे सवाल आ गया, वर्क डन पे सवाल आ गया भाई, सिंपल पेपर था। बच्चों ने अगर क्लास ढंग से की होती मेरी तो आराम से यहाँ पे 60 और 60, 120 में से 80 से 90 नंबर, 70-80 नंबर बन सकते थे। केमिस्ट्री की अगर बात की जाए, केमिस्ट्री में इस बार सरप्राइजिंगली फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा आई है। ये क्या हो गया यार, फिजिकल केमिस्ट्री ज़्यादा आई है, ये चला गया है, गायब हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री ज़्यादा आई है। और ओवरऑल देखा जाए तो पेपर बैलेंस था, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री के आ जाने से, जस्ट बिकॉज ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ये पेपर थोड़ा मुश्किल लगा, क्योंकि बच्चों को जो टाइम बचना चाहिए था पेपर में
वो नहीं बचा पाए बच्चे। नॉर्मली हम सब बच्चों को बोलते हैं कि भाई केमिस्ट्री थोड़ा जल्दी कर लो, केमिस्ट्री में टाइम बचा लो। केमिस्ट्री में अगर आप टाइम बचा लोगे तो फिज़िक्स और मैथ्स आपका थोड़ा आसान हो जाएगा। फिज़िकल केमिस्ट्री आ जाने से ज़्यादा थोड़ा सा दिक्कत आया बच्चों को। फिज़िकल केमिस्ट्री ज़्यादा आ गया तो वो जो समय बच्चों का बचना चाहिए था वो समय बच्चे नहीं बचा पाए। ये थोड़ा दिक्कत हुआ। मेरी स्लाइड फिर से आ गई है, ज़िंदा हो गई है, तो मैं फिर से आ गया हूँ ज़िंदा होके। आज तो वीडियो काफ़ी मुश्किल होने वाली है, मुझे लग गया है केमिस्ट्री में, इसलिए मैंने बोला है कि फ़िज़िकल ज़्यादा आई है। लेकिन अगर देखा जाए तो पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से पेपर बैलेंस था, लेकिन फ़िज़िकल के ज़्यादा आने से थोड़ा बच्चों को मुश्किल आई है इसमें। मैथ्स थोड़ा इस बार तकलीफ दे हुआ है, काफ़ी ट्रिकी, काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन, ज़्यादातर सवाल मॉडरेट और डिफ़िकल्ट लेवल वाली कैटेगरी में थे। बच्चों को काफ़ी तकलीफ़ें हुई हैं इसमें। क्या किया जा सकता है इसका? मैथ देखिए कहीं न कहीं तो एक बैलेंसिंग एक्ट होता है। अगर फिज़िक्स और केमिस्ट्री थोड़ा मॉडरेट और ईज़ी लेवल का था तो मैथ्स को उन्होंने थोड़ा ट्रिकी कर दिया। तो यहाँ पे जो डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है वो होने वाला है मैथ्स और कुछ हद तक केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री में अनएक्सपेक्टेडली फिज़िकल केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा आ गई है। आज की मेरी वीडियो में बहुत दिक्कतें हो रही हैं, कभी स्लाइड चली जा रही है, कभी ये चला जा रहा है, बट ध्यान रहे बच्चों, कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो जाए, कोई भी आफत क्यों ना आ जाए, आपको डटे रहना है। मैं भी डटा हुआ हूँ कि भाई वीडियो बनाना है, वादा किया है वीडियो बनाने का कि मैं लाइव आऊँगा। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन है, देख रहे हैं, तो वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा ही, चाहे कुछ हो जाए, चाहे सिस्टम ख़त्म हो जाए। 110 मार्क पे CRL कितना होगा मयंक बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, सब है मेरे पास और मेरा प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। 110 मार्क है तो तेरे लिए अच्छी खबर है। फिर 110 मार्क है तो अच्छी खबर है तेरे लिए, सुनाऊंगा तेरे को अच्छी खबर, बैठा रहे। ओवरऑल एनालिसिस में देखा जाए तो कितने क्वेश्चन इजी थे, मीडियम थे, डिफिकल्ट थे, ये मेरी एनालिसिस है। बहुत से लोगों से मिलने के बाद, वार्तालाप करने के बाद, बातचीत करने के बाद, कोटा के हों, चाहे हैदराबाद के हों, चाहे दिल्ली के हों, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे, उनके साथ बात करके मैंने प्रेडिक्शन दिया है कि फिजिक्स में अगर देखा जाए तो 4 क्वेश्चन इजी लेवल के थे, 28 क्वेश्चन 28 क्वेश्चंस मीडियम लेवल के थे। 28 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नंबर है। 6 क्वेश्चन को आप थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल में रख सकते हो। इनमें से भी 6 नहीं, मैं 4 ही या 5 बोलूँगा। एक आध क्वेश्चन को मैं और मीडियम डिफ़िकल्टी में लाना चाह रहा था, लेकिन दोस्तों ने बोला नहीं सर, थोड़ा डिफ़िकल्ट में 6 हैं। केमिस्ट्री में ईजी 3 थे, देखो केमिस्ट्री में इस बार ईजी नहीं आया है। मीडियम लेवल के क्वेश्चन 23 थे और डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन 12 थे। यही है गेम चेंजर, ये मैंने लिख दिया है भाई, गेम चेंजर है ये केमिस्ट्री। जो जो हमेशा बच्चों को बोलते हैं हम कि भाई केमिस्ट्री पहले ट्राई करना, केमिस्ट्री पहले ट्राई करना है, केमिस्ट्री में अच्छे नंबर आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। इस बार केमिस्ट्री ने थोड़ा फिजिकल के आने से टाइम भी लिया है और क्वेश्चन भी डिफिकल्ट आए हैं, पक्की बात है, आए हैं भैया, डिफिकल्ट है केमिस्ट्री। मैथ में देखो इजी क्वेश्चन 7 आए हैं, मीडियम 15, लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन 16 हैं सबसे ज़्यादा, 15 और 16। यहाँ पे देखो 28 क्वेश्चन मीडियम लेवल के हैं और 6 क्वेश्चन फिजिक्स में डिफिकल्ट लेवल के हैं। तो फिजिक्स को मैं सबसे इजी बोलने वाला हूँ, वैसे भी मुझे फिजिक्स इजी लगती है, लेकिन वैसे इस बार फिजिक्स सही में सबसे इजी था। तो अगर किसी ने गलती से पहले फिजिक्स अटेम्प्ट कर लिया हो तो जल्दी भी हुआ होगा उसका पेपर और उसके अच्छे नंबर भी आएंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, जो मेरी नॉलेज है, जो मुझे बच्चों को बोला है, मैंने भी बच्चों को यही बोला था कि भाई पहले केमिस्ट्री कर देना, तो बच्चों ने थोड़ा पहले केमिस्ट्री किया, लेकिन बहुत समझदारी की उन्होंने जैसे ही देखा कि केमिस्ट्री का पेपर डॉट ऑफ है, वो सीधा सीधा फिजिक्स पे पहुंच गए। इसलिए मेरे बच्चे काफ़ी खुश थे और उसमें से मेरे कराए हुए क्वेश्चन आ गए, एक्चुअली दिख गए उनको, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो उन्होंने निपटा दिया, 8-10 क्वेश्चन तो सीधे सीधे आ गए थे, तो बड़े खुश हो गए बच्चे और उससे उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं उनके काम आ सका। खैर ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे अभी एक
उसका वीडियो भी बनाना है, मुझे लग नहीं रहा कि वो बनेगा वीडियो, लेकिन ठीक है, कोशिश करूंगा मैं। ओवरऑल ब्रेकअप अगर देखा जाए क्लास वाइज, तो ये था क्लास वाइज ब्रेकअप। इतना एक्सटेंसिव कोई तुमको नहीं बताने वाला है, कितने क्वेश्चन 11 से आए, कितने क्वेश्चन 12 से आए। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है बेटा, क्योंकि हम कभी भी जेई में या नीट में, एक पाई चार्ट भी है इसका, पाई चार्ट भी आ गया, जेई या नीट में हम कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि 11 कम पढ़ो 12 ज़्यादा पढ़ो, 12 कम पढ़ो 11 ज़्यादा पढ़ो। नॉर्मली ये देखा गया है कि ऑलमोस्ट सेम आता है 11 और 12 से, लेकिन हमेशा अगर थोड़ा सा फेवर होता है तो वो 12 स्टैंडर्ड का होता है। हमेशा 12 स्टैंडर्ड का पढ़ना थोड़ा भारी होता है। नॉर्मली थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन 12 स्टैंडर्ड से आते हैं, इस बार थोड़े ज़्यादा ही ज़्यादा आ गए 12 स्टैंडर्ड से, मे बी बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक कि भैया पानी पी लूँ थोड़ा सा। मैं आईआईटी खड़गपुर ने सोचा होगा कि यार बच्चों पे बहुत प्रेशर है, 11 बहुत बच्चों का बहुत अच्छा हुआ नहीं होगा प्रिपेयर्ड, तो इसीलिए अपन ऐसा करते हैं कि भाई 12th बच्चों ने उसके लिए पढ़ा होगा बोर्ड एग्जाम के लिए, तो उसमें ज़्यादा प्रिपरेशन होगी बच्चों की, तो इसीलिए शायद 12 के जो क्वेश्चन है वो थोड़े ज़्यादा हैं। खैर, मैं तो कभी ये नहीं बोलता कि भैया 12 को ज़्यादा प्रेफरेंस दो या 11 को कम दो। 11 में मैकेनिक्स है, फिजिक्स में थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है बच्चों को, 12 ज़्यादा आसान है। फिजिक्स के मायने से देखा जाए, केमिस्ट्री या मैथ्स के मायने से देखा जाए तो ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है। फिजिक्स थोड़ा 11 में भारी पड़ जाता है। नॉर्मली ये ब्रेकअप 45% या 55% के आसपास होना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा 22 से 61 और 40, मतलब 60 और 40 के रेशियो में थोड़ा ज़्यादा 22 है। मेरे ख्याल में 11 का कोर्स थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए था, इसलिए नहीं आया क्योंकि पेंडेमिक ईयर था। 11 में बच्चों ने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है शायद, इसीलिए। ओवरऑल ब्रेकअप के बाद जाते मेरे फेवरेट सब्जेक्ट पर, फिजिक्स मेरा फेवरेट, और इस बार तो कुछ ज़्यादा ही फेवरेट थे, सारे सवाल फंस गए। मेरा वीडियो खराब हो गया यार, बार बार मुझे वो वीडियो याद आता है, मैं फिर से नहीं बना सकता क्योंकि एक बार जो बना दिया वो बना दिया। फिर इसका एनालिसिस देख लेते हैं एक बार, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। मैकेनिक्स में एक सवाल इजी, मैकेनिक्स तो कभी इजी होती नहीं है। 11 मीडियम लेवल के सवाल, मैंने रोटेशन में बोला था बच्चों की थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आएगा और आ गया। सिर्फ एक सवाल मुझे लगा कि डिफिकल्ट है, टोटल सवाल आए 13 मैकेनिक्स विंस, मैकेनिक विंस। ऑलमोस्ट पूरा 11 ही आ गया, मैकेनिक्स से आना ही चाहिए था, अच्छी बात है। ई एंड एम पूरा जो मैंने क्रैश कोर्स पढ़ाया बेटा, सिर्फ 2 ही टॉपिक पढ़ाए थे मैंने, मैकेनिक्स और ई एंड एम और थर्मो, 3 टॉपिक पढ़ाए थे। मैकेनिक्स में मैंने रोटेशन छोड़ दिया था, एसएचएम छोड़ दिया था, एसएचएम का एक भी सवाल नहीं आया। देख लेना, मेरे क्रैश कोर्स में एसएचएम मिलेगा ही नहीं, एसएचएम आया ही नहीं। इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिज्म 7 सवाल मीडियम लेवल के, सिंपल सिंपल थे। 4 सवाल थोड़ा डिफिकल्टी लेवल में, इसमें वाला सवाल भी इंक्लूड किया है जो वो क्या गैल्वेनोमीटर वाला है, वो भी इंक्लूड किया हुआ है इसमें, लेकिन मुझे नहीं लगा डिफिकल्ट था। अगर बच्चों ने मेरे को फॉलो किया होता तो वो तो बहुत धड़ाधड़ 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 करके रख दिया होता। 11 सवाल आए ई एंड एम से भाई, 11 सवाल आए ई एंड एम से, शाबाश। 2 ही टॉपिक पढ़ाए थे, 24 सवाल आए उसमें से, रोटेशन के 2 सवाल छोड़ के। रोटेशन छुड़वा दिया था लेकिन बोला था थ्योरी बेस्ड सवाल आएगा। मॉडर्न फिजिक्स छोड़ दिया मैंने, टाइम नहीं था मेरे पास। 1 सवाल आया इजी लेवल का, बहुत सिंपल था। 2 सवाल आए न्यूक्लियर वाले पार्ट से, जो मैंने बोला था बच्चों कर लेना क्योंकि तुमने न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। अगर जिन बच्चों ने मेरी बात सुन ली होगी उन्होंने ये पेपर फोड़ दिया होगा। 5 नंबर आए मॉडर्न, 5 क्वेश्चन आए मॉडर्न से। थर्मो की बात कर लें तो थर्मो ने वहां मजा कर दिया, 2 सेम टू सेम सवाल। एक सवाल तो पैराग्राफ वाला 6 नंबर, एक सवाल सिंगल ऑप्शन 10 नंबर, तो सीधे सीधे मैंने क्रैश कोर्स में पढ़ाए थे सेम टू सेम सवाल, जिसमें हीट बताना थी एब्जॉर्ब्ड है या रिलीज है। दूसरे सवाल तो मैंने सेम टू सेम, यार देख लो जाके लेक्चर नंबर 35 और 36 मेरे, उनको पता चल जाएगा कि सर ने क्या पढ़ाया और पेपर में क्या आया। ऐसा लगेगा कि जैसे सर ने पेपर देखने के बाद वो वीडियो बनाया, ऐसा नहीं है, वीडियो पहले का है, बहुत पहले का वीडियो है, 4 दिन पहले का वीडियो है वो। सेम सवाल आया, टोटल सवाल आए 4 सवाल केमिस्ट्री में भी आए हैं, टोटल सवाल 7 के आसपास है इसमें, इसलिए मैंने पढ़ाया था ये। ऑप्टिक्स मैंने नहीं पढ़ाया था, देख लो, इजी एक भी सवाल नहीं आया। मीडियम लेवल के 2 आए, टफ लेवल का 1 आया, टोटल सवाल आए 3। अदर्स में मैंने बोला था यूनिट्स एंड डायमेंशंस और वर्नियर कैलिपर आएगा, देखो 1 सवाल यूनिट्स एंड डायमेंशन से, 1 वर्नियर कैलिपर से, टोटल सवाल 2, फोड़ दिया बच्चों ने, फोड़ दिया।
तो फिजिक्स में बड़े इजीली, अगर तुमने सिर्फ क्रैश कोर्स ही पढ़ा होता मेरा बेटा, तो 60 से 70 से 80 नंबर बड़े आराम से फोड़ रहे थे आप यहाँ पे, बड़े आराम से, बिना किसी हिचक के फोड़ रहे थे। मयंक बोल रहा है 110 नंबर, अगर 60-70 नंबर यहाँ पे आ जाते मयंक, तो आपका स्कोर 150 के आसपास होता। मैं बताऊंगा 150 और 110 में कितना अंतर है जेई में। 20 नंबर बहुत बड़ा स्कोर होता है जेई में। मयंक के पास EWS भी है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला मयंक आपका। आगे बढ़ते हैं, फिजिक्स का एनालिसिस पूरा नहीं हुआ भाई। 11वीं से कितने आए, 12वीं से कितने आए देख लेते हैं। 50-50, इसलिए मैंने बोला इतना ज़्यादा बैलेंस पेपर है, 50-50 आए। 11वीं से भी 50 क्वेश्चन परसेंट मतलब, और 12वीं से भी 50%। 19 सवाल आए 11 से, 19 से सवाल आए 12 से। पूरी तरह से बैलेंस रहा ये पेपर, पूरी तरीके से बैलेंस रहा ये पेपर। 19 सवाल में से 13 सवाल मैकेनिक्स के हैं, 4 सवाल थर्मो के हैं, और 2 सवाल वर्नियर और डायमेंशन वाला है। ये है 19 सवाल। याद हो गए मेरे को तो, सवाल इतनी बार बच्चों ने पूछ लिए, बता दिए, याद हो गए सारे सवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और केमिस्ट्री का एनालिसिस कर लेते हैं फटाफट। क्या बोल रहा था मैं, फिजिकल ने तख्ता पलट किया एक बार, सिर्फ एक सवाल इजी, 11 सवाल मीडियम लेवल के फिजिकल में। फिजिकल सबसे वीक होती है बच्चों की केमिस्ट्री में। 2 डिफिकल्ट, 21 सवाल। 21 सवाल कैसे हो गए भाई, जब यहाँ पे 1 है वहाँ पे 11 हैं और यहाँ पे 2 हैं, तो कहीं ना कहीं मुझसे ये पीपीटी बनाने में, क्योंकि मैं इसको चेक नहीं कर पाया, पीपीटी बनाने में मुझसे गड़बड़ हो गई। ये 9 है, ये 2 नहीं है, ये 9 है। वही मैं कहूँ, ये मैंने पूरा डाटा अपना बना के रखा था, 9 है ये। 9 सवाल डिफिकल्ट लेवल पे आए हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, मैंने 2 लिख दिया। 9, 21 सवाल, 21 सवाल फ्रॉम फिजिकल, जिसमें से 9 डिफिकल्ट और 11 मीडियम। गेम चेंजर, दिस फिजिकल इज द गेम चेंजर। जिसने अच्छे से फिजिकल पढ़ी है और जिसकी फिजिक्स अच्छी है, उसकी फिजिकल तो अच्छी होती ही है। ज़्यादातर फिजिकल केमिस्ट्री के सवाल फिजिक्स से ही रिलेटेड थे। फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब ही फिजिक्स है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी एक भी नहीं, केमिस्ट्री ने बहुत तख्ता पलट किया है भाई। 6 मीडियम, 3 डिफिकल्ट, टोटल 9 सवाल, सिर्फ 9। ऑलमोस्ट अगर टोटल सवाल 38 थे तो सबसे बराबर 13 सवाल आना चाहिए थे, 9 आए। इनऑर्गेनिक ने भी छलावा दिया है भाई, सिर्फ 2 ही सवाल इजी। इजी में सिर्फ 3 सवाल हैं भैया, इजी जो इजी बोलते हैं इनको। मीडियम है 6, बस यहाँ पे भगवान की दुआ इतनी है कि टफ सवाल नहीं आया है हमारे हिसाब से। टोटल सवाल आए 8 फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या रहा ब्रेकअप, ब्रेकअप देखोगे तो ब्रेकअप काफ़ी इवन है, 17 और 21, इतना तो बाइसिंग चलता है 12th के लिए। 12th में 55% मार्क्स आए हैं, 55% क्वेश्चन आए, मार्क्स नहीं है क्वेश्चन हैं। 45% जो क्वेश्चन आए वो 11th से आए। फिर से 11th और 12th में ब्रेक करने का कोई सेंस नहीं बनता है। सिर्फ बता रहा हूँ कि 11th हमेशा 12th से पीछे ही होगा हल्का सा। तो अगर खुदा ना खास्ता ऐसा मौका आए कि भाई 11th निकल गया है, अब क्या करें, तो मेरा ये सजेशन होगा पहले 12th पढ़ो अच्छे से, और फिर जो समय मिले उसमें 11th पढ़ो। यही मैं अपने बच्चों को करता हूँ। 11th अगर छूट गया है, कुछ छूट गया, उसको छोड़ दो अभी, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ्स हो, बच्चा 12th पे अच्छे से ध्यान दे दो। एक बार 12th अच्छे से कर लो, उसके बाद 11th में सिर्फ वही चीज़ें पढ़ो, सिर्फ वही चीज़ें करो, वही टॉपिक जो इजीली कवर हो सकते हैं। गुरु मंत्र है, याद रख लो, संभाल के रख लेना है। गुरु मंत्र है, मैं आजकल जो बोल रहा हूँ वो हो जा रहा है। जी एडवांस में देख लिया भाई सबने, जो बोल रहा हूँ वो हो जा रहा है। मैथ्स के एनालिसिस पे आ जाते हैं। मैथ्स को मैंने 6 डिफरेंट सेक्शन में बांटा है। एल्जेब्रा, कोऑर्डिनेट, इंटीग्रल, डिफरेंशियल, ट्रिग्नो, वेक्टर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया है। एल्जेब्रा में 2 सवाल इजी, 6 मीडियम, 4 डिफिकल्ट, टोटल सवाल 14। गेम चेंजर एल्जेब्रा। एल्जेब्रा के सवाल जब भी आएंगे मैथ्स में पेपर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एल्जेब्रा बच्चों का वीक रहता है नॉर्मली हर बच्चे का। कोऑर्डिनेट इजी है, लेकिन सवाल एक ही इजी आया है। मीडियम में 4, डिफिकल्ट में 5। बोला है मैंने, मैथ्स मुश्किल था बेटा। टोटल सवाल आए हैं 10 कोऑर्डिनेट से, 10। जो थोड़ा सिंपल हो लगता है मुझे, इंटीग्रल कैलकुलस, पता नहीं क्यों सिंपल लगता है मुझे। 1 सवाल इजी लेवल का, 2 सवाल मीडियम, 3 सवाल
हायर स्टैंडर्ड, डिफिकल्ट लेवल, टोटल सवाल आए इंटीग्रल से, डिफरेंशियल से ज़्यादा आए 6 सवाल, डिफरेंशियल कैलकुलस से 1 और 4 डिफिकल्ट लेवल। डिफिकल्ट में कितने ज़्यादा सवाल आए, 4 + 5 9, 9 + 7 16। मैथ्स में डिफिकल्ट लेवल में 16 सवाल, गेम चेंजर। टोटल सवाल बन रहे हैं यहाँ पे 5। ट्रिग्नो जो अच्छी खासी सिंपल होती है, हमेशा सिंपल होती है, आना चाहिए था भाई, नहीं आया। बैलेंसिंग एक्ट है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, फिजिक्स को केमिस्ट्री का भी नहीं, केमिस्ट्री तो वैसे ही डिफिकल्ट था, फिजिक्स का बैलेंसिंग एक्ट यहाँ पे हो गया है। मेरे को तो अच्छा है ना यार, फिजिक्स में बच्चे के ज़्यादा नंबर आएंगे। मुझे हमेशा वो बच्चे अच्छे लगते हैं जिनके फिजिक्स में सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर। 3, कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं आया। वेक्टर से इकलौता सवाल, सीधा सच्चा सवाल, कोई छल कपट नहीं। 2, कोई छल कपट नहीं। 2 क्या रहा इसका ब्रेकअप? ब्रेकअप देख लेते हैं बच्चा। मैथ्स का ब्रेकअप क्या रहा, ये देखो, दिमाग ही घूम गया मेरा तो। सिर्फ 9 सवाल 11 से, 29 सवाल, 29 क्वेश्चन। उफ, बहुत ज्यादा बाइसिंग है। 76% ऑफ सवाल 11 12 स्टैंडर्ड से, सिर्फ 24% सवाल, नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ पे। ये झटका लगा है काफी, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये बच्चों के लिए अच्छी चीज है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा हर बच्चे ने ऐसा बोला, सर 11 पूरा बिगड़ गया, 11 निपट गया है सर, कुछ नहीं आता सर 11, क्या करें बताओ। मैंने तो ये बोला भाई 11 में कुछ नहीं आता तो 12th पढ़ो, 12th में करो। तो शायद इसीलिए ये पेपर में 12 के सवाल ज़्यादा दिए गए हैं, कि बहुत सारे बच्चों का 11th में प्रिपरेशन नहीं हो पाया था बच्चा, और इसीलिए 12 के सवाल ज़्यादा हैं। लेकिन इतने ज़्यादा सवाल, वेल पेपर डिफिकल्ट बनाना था इनको, बैलेंसिंग एक्ट करना था, सवाल ज़्यादा 12 से, 11 से कम। अब क्या है आगे, अब आ जाते हैं भाई थोड़े एनालिसिस पे कि कितने बच्चे बैठे, कितने क्लियर होंगे, कितने क्लियर, उससे पता चलेगा कि कितने नाम नंबर पे कितनी रैंक आने वाली है। तो देख लो, ये आ गया एनालिसिस। नंबर मुझे बहुत पसंद है, मैथ्स भी पसंद है, लेकिन मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। 3 ऑप्शन थे मेरे पास पढ़ाने के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। सबसे पहले मैंने ट्राई किया केमिस्ट्री। मैंने कहा ये केमिस्ट्री है जिसने मेरी रैंक 300 की बजाय 1800 पे पटक दी थी, मेरी रैंक 300 आना चाहिए थी, केमिस्ट्री बिगड़ गया था, 1800 आई थी। मैंने कहा केमिस्ट्री से बदला लूँगा, केमिस्ट्री पढ़ूंगा। चला गया 2 किताबें पढ़ के, 2 टॉपिक पढ़ के इंटरव्यू देने। जिंदगी में सिर्फ एक इंटरव्यू दिया था, वो वाला पढ़ाने के लिए। साल था 2004-5 के आसपास का, कोई 2004-5 के आसपास, नहीं उसके पहले का होगा, 2001 के आसपास का, कैसे याद नहीं मुझे। चला गया मैं 2 टॉपिक पढ़ के कि चलो केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा मैं। सर ने बोला, जो भी मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, कि सर आप कुछ भी करना, पढ़ाना मत, जिंदगी में आप कुछ भी कर लेना, पढ़ा मत लेना। केमिस्ट्री तो छोड़ दी मैंने पढ़ाना, फिर फिजिक्स पकड़ ली। खैर, अपनी कहानी को सुना रहा था। कितने बच्चे अपीयर किए थे 2017 में? 1,71,000 जो जेई क्वालिफाई मेंस के बाद जेई एडवांस में बैठे थे। 51,000 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, क्वालिफाई किए थे 51,000 रुपए जो काउंसलिंग में गए थे। 2018 में नंबर 1,65,000 था, 32,000 बच्चे क्वालिफाइड। 2019 1,75,000 वेर एलिजिबल टू बी सिटिंग इन जेई, जिसमें जेई एडवांस में बैठे थे। 38,705 के आसपास बच्चे क्वालिफाई किए थे। लास्ट ईयर पेंडेमिक ईयर 1,60,000 स्टूडेंट्स से 43,200 के आसपास बच्चों को सिलेक्ट किया था, क्वालिफाई किया था। हर बच्चे को सीट मिलेगी ज़रूरी नहीं है, नॉर्मली 2 या 3 नंबर, 2 या 3 टाइम्स ऑफ जितनी सीट्स होती हैं उतना क्वालिफिकेशन होता है। इस साल 2,50,000 बच्चे बैठे हैं, तो करीब 45 से 50,000 के आसपास बच्चे को सिलेक्ट करना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। टॉप 50,000, तो टॉप 50,000 की बात है बस। टॉप 50,000 में रैंक कितने मार्क्स पे आएगी, ये अब अपन देखने वाले हैं। क्लाइमेक्स आता है, तो क्लाइमेक्स आता है तो हीरो आता है, लेकिन हीरो कैसे आता है? हीरो के पहले आते हैं कैरेक्टर आर्टिस्ट। तो ये है वो कैरेक्टर आर्टिस्ट जो हीरो के पहले आए। ओवरऑल कट ऑफ व्यू है ये, कैसे मैंने हिसाब लगाया कि इस मार्क्स पे इतने होना चाहिए। 2010 से लेके 2020 तक, एज यू कैन सी, आपको दिख रहा होगा बच्चों,
कि हर बार जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स थे जेई में वो डिफरेंट डिफरेंट थे। 2012 2013 में 300 मार्क्स का जेई था, 2014 में 360, 15 में 2000 504, 16 में 360, 366, 360, 208, तो 4-5 जेई में आए हैं 360 के आसपास। जेई 2019 में 372 एंड जेई 2020 में 396 वे द टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स से ये पता लगाना कि क्या रैंक आएगी फेयर नहीं है, क्योंकि अगर मार्क्स कम है या ज़्यादा है तो आप बोलोगे सर उसमें तो 396 मार्क्स थे, यहाँ पे तो 360 है इस बार, तो मार्क्स का तो डिफरेंस है ना, 30 मार्क्स का, 36 मार्क्स का, तो उसके साथ रैंक ऊपर नीचे होगी ना। बिल्कुल होगी बच्चा, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। इसीलिए मार्क्स से हिसाब ना लगा के, मार्क्स से एस्टिमेट ना करके, व्हाट वी हैव डन इज एस्टिमेट ऑन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स। परसेंटेज ऑफ मार्क्स पे अपन ने परसेंट लगाया है कि कितने परसेंट मार्क्स पे कितनी रैंक आनी चाहिए। बहुत सारे सालों का दिया हुआ, इतने सारे सालों का तो बताना मुश्किल है, 1-2 साल का मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल 2019 में 81% पे टॉप 10 रैंक थी, 81% पे भी टॉप 10 रैंक थी। 2020 में यहाँ पे 86 है, यहाँ पे 81 है, मतलब 80 से 85 के बीच में टॉप 10 है। एवरेजिंग कर ली जाए तो 80 से 85 के बीच में टॉप 10 है। टॉप 100 के लिए देखो यहाँ पे 70 गिर गया है, 70, 75, 60, 69, 77, 78, 79, मतलब 70 से लेके 70 से 75, 78 के बीच में टॉप 100। टॉप 500 की बात करें तो यहाँ पे फिगर 60s में चला गया है, 50s में भी चला गया है। 60s और 50s में जब है परसेंटेज ऑफ मार्क, परसेंटाइल नहीं, परसेंटेज। 1000 रैंक के लिए यू कैन सी ये लंबा चौड़ा डेटा दिया हुआ है। 53% पे आई थी टॉप 1000 में रैंक पिछले साल, 55% पे आई थी टॉप 1000 में रैंक उसके एक साल पहले 2018 में 59% पे थी। तो यहाँ से अपन अगर पूरा सबको मैंने लंबे चौड़े कैलकुलेशन करके सबको देखा, एवरेजिंग किया, मीन निकाला, मीडियन निकाला, 50-55 के आसपास है टॉप 1000 में रैंक। टॉप 1000 से अगर 5000 में आ जाए तो यहाँ पे 44 है, यहाँ पे 37 है, बीच में 36 भी आ रही है, मतलब यहाँ पे काफी वेरीड है डिपेंडिंग ऑन कितने बच्चे बैठे थे, कहाँ है। यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे एक 37 दिखा रहा है, एक 54% पे भी दिखा रहा है, कि ध्यान रहे यहाँ पे मार्क्स भी बहुत ज्यादा थे, पेपर थोड़ा आसान था। 10,000 पे देखा जाए तो 38% है, यहाँ पे 29% है, यहाँ पे थोड़ी यूनिफॉर्मिटी है, लेकिन यहाँ पे देखो 49% आ रहा है 2016 के पेपर में। तो बेसिकली लुकिंग एट ऑल दी सिनेरियोज, एवरेजिंग पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था, याद रहे 2006 और 2014 में, 2014 ध्यान रहो मैंने बताया था आईआईटी खड़गपुर ने पेपर बनाया था, 360 नंबर का पेपर बनाया था, तब भी और अब भी, तब भी 360, अब भी 360, मुझे लग रहा था कि ज्यादा का बनाएंगे, इसलिए मैंने 372 वाला प्रेडिक्शन दिया था। तो ये है जेई आईआईटी खड़गपुर वाला, जो सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है यहाँ पे। समझ में आ रहा है बच्चों? वो 2014 वाला मैंने कर दिया, 2016 वाला करना चाहिए था, सॉरी 2014 वाला मैंने कर, 2016, 2014, 2014 और 2006 में किया था। 360 नंबर का पेपर खड़गपुर ने बनाया था, वही पेपर उन्होंने इस बार बनाया है 2006 और 2014 में। 2014 वाले मार्क किया था मैंने, हाँ 2016 वाला क्यों मार्क कर दिया मैंने। तो बेसिकली जो सबसे क्लोज वाला है वो 2016 और 2014 वाला है, 360 नंबर का पेपर था। 2018 वाला भी 360 नंबर का पेपर था। इफ यू कंपेयर ऑल दीज थ्री, 2017 वाला भी 360 के आसपास का था। सबको कंपेयर करके मैंने एक प्रेडिक्शन दिया है, इस प्रेडिक्शन के 5-10% के अंदर आपकी रैंक आनी चाहिए। लेट अस सी इसके एंड में, क्लाइमेक्स में क्या है प्रेडिक्शन, मार्क्स वर्सेस रैंक। स्टार बनाया हुआ है कि भाई ऐसा ना हो तो मेरे को वो मत देना, ब्लेम मत करना कि सर आपने तो ऐसा बोला था, पर मुझे ऐसा पता है, इतना 20 साल 22 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, इसके आसपास ही होने वाला है सब कुछ। क्या है प्रेडिक्शन, 1 से 10 टॉप 10 में आने के लिए 320 प्लस के आसपास का चाहिए पड़ेगा। यहाँ बहुत मुश्किल हो सकती है टॉप 10 में अगर आप आना चाह रहे हो, तो कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत। ऊपर की रैंक और बीच की रैंक बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आखिरी की और बीच वाली रैंक बताना थोड़ा आसान होता है। बताऊंगा कहाँ पे डिफिकल्टी है। टॉप 100 श्योर शॉट बोल सकते हैं 260 नंबर पे, ये श्योर शॉट है 260 नंबर पे टॉप 10 में आपकी रैंक आना चाहिए, टॉप 100 में आपकी रैंक आना चाहिए, ये श्योर शॉट है। 300
रैंक के लिए आपको 230 प्लस नंबर चाहिए। इसको करेक्ट करके मैंने यहाँ पे करा है, मतलब हर आंकड़ा सही नहीं हो सकता, एक एक दो दो स्टेप के बाद आंकड़े को मैंने करेक्ट किया है। सेम तरीके से मैंने नीट का वो बताया था प्रेडिक्शन, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है बच्चों को, और देखना जब नंबर आएंगे तो उसी प्रेडिक्शन के हिसाब से रैंक आने वाली है। 225 के आसपास, ऊपर नीचे दो चार एक दो नंबर ऊपर नीचे, आपकी टॉप 500 रैंक कंफर्म्ड है, कंफर्म्ड। टॉप 500 225 के ऊपर आ रही है, 205 के ऊपर पे 1000 के अंदर आ रहे हो आप, श्योर शॉट। 205 200 के ऊपर हो तो टॉप 1000 रैंक है आपकी। किस रैंक पे क्या मिलेगा, इसकी सीरीज में चालू कर रहा हूँ कल से। अब कितने नंबर पे कौन सा IIT मिलने वाला है आपको, ये मैं चालू कर रहा हूँ। 185 प्लस में आप टॉप 2000 रैंक के अंदर आ जाओगे बच्चा, ये प्रेडिक्शन बिल्कुल सटीक है। 170 के ऊपर आपके नंबर आ रहे हैं तो 3000 रैंक के अंदर आप आ रहे हो। जितना भी अच्छा मसाला है जेई में वो 3000 रैंक के अंदर है। उसके बाद फिर आपकी किस्मत है, कौन सी कैटेगरी में आप आते हो, कौन सी IIT में कौन सी ब्रांच मिल जाती है, वो सब जुआ है फिर। और यहाँ पे प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। टॉप 1000 to 3000 तक प्रेडिक्ट करना आसान है, टॉप के 100 प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 100 के बाद 300 से लेके 3000 तक प्रेडिक्ट करना थोड़ा आसान हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन कितने बच्चे बैठे हैं और कैसा पेपर था। इसके बाद प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, तो हो सकता है ऊपर नीचे थोड़ा हो जाए। 5000 रैंक के लिए आपको चाहिए 150 के आसपास नंबर। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो 41% होता है 150। ये सब जो कैलकुलेशन किया गया है ये परसेंटेज वाइज किया गया है। टॉप 10 में आने के लिए 88% नंबर चाहिए आपको। टॉप 3000 में आने के लिए 47% मार्क्स चाहिए आपको, जो कि 170 के आसपास हैं। टॉप 500 में आने के लिए 60% मार्क्स चाहिए, आप उसको मिला भी सकते हैं, पिछले ईयर से आपको इसी के आसपास का नंबर दिखाई देगा, इसी के आसपास में आना चाहिए रैंक और मार्क्स। टॉप 10,000 में आने के लिए 135 प्लस में आपका स्कोर होना चाहिए, तो आप टॉप 10,000 में हैं। दिस इज द लास्ट कट ऑफ। इसके बाद से जेई में कुछ भी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जेई मतलब IIT में मिलना मुश्किल हो जाता है। 38% समझ लो आप, 38% मार्क्स, 110 135 के आसपास मार्क्स, और आप 10,000 रैंक लास्ट कट ऑफ है मेरे लिए। 10,000 रैंक, 15,000 रैंक के लिए आपको वन, देखो सिर्फ 5 नंबर में गई 5,000 रैंक के, जो 40 नंबर में तो कितनी रैंक चली जाएंगी। 36% मार्क में आपकी 15,000 के आसपास रैंक आना चाहिए, 130 के आसपास 15,000 के आसपास रैंक आना चाहिए। फिर से अगर 5 नंबर गिरे, 1% नंबर गिरे, सीधे 5,000 रैंक गिरे, यहाँ पे बहुत बुरी हालत हो जाती है। 20,000 के बाद तो कुछ मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। शायद मिल जाए, भगवान की दुआ है वो तो, बस किसी को मिल गया किसी को नहीं मिला। 30,000 रैंक 112 प्लस नंबर पे है, 31% मार्क्स हैं। यहाँ से अगर 28% मार्क हो जाते हैं, 100 प्लस, किसी ने पूछा था, मयंक ने पूछा था, 110 मार्क पे, 110 112 पे बेटा 30,000 के आसपास रैंक होना चाहिए, 30,000 के आसपास। 100 मार्क के ऊपर 40,000 के आसपास, और जो मुझे लग रहा है 90 प्लस पे आपकी रैंक, जो 25% मार्क्स हो रहे हैं 360 के 90, 25% पे यहाँ पे आंकड़ा खत्म होता है। 90 प्लस मार्क्स पे आपकी 50,000 के अंदर रैंक आनी चाहिए, ऐसा लग रहा है। ये डाटा कहाँ से लेके आया, बात की है टीचर से दोस्तों से, बच्चों से, पता किया कि उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं, टॉपर्स उनके कितने आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे दोस्त लोग पढ़ा रहे हैं, जहाँ से रैंक्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, वहाँ से ही उन बच्चों का फीडबैक देख के हम लोगों ने ये बनाया है। बहुत मेहनत लगी है बच्चा इसमें, और 2 दिन तक 3 दिन तक मेरे पास तो लैपटॉप भी नहीं था। मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं ये इन पेपर पे ऐसे ऐसे लिख रहा था, मैं देखो कभी पेपर पे लिखता नहीं हूँ, मुझे पेपर पे लिखने की आदत नहीं है, मैं सब पेपर पे लिख रहा था। अभी भी मैंने देखा ना, कुछ एक गड़बड़ कर दिया था मैंने, लैपटॉप दिख रहा था, सब पेपर पे लिख रहा था मैं, क्या क्या है जो बातें हो रही सब पेपर पे लिख लिख के मैंने बनाया है। बहुत मेहनत लगी है इसमें, पर अगर इस मेहनत से आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपके पास आपके मार्क्स आ रहे हैं, आप बिल्कुल देखिए। अगर नहीं आ रहे तो उदास होने की जरूरत नहीं, बच्चा 1 साल की मेहनत में बहुत कुछ किया जा सकता है। मैंने बताया ना, सिर्फ क्रैश कोर्स कर लेते तो 60-70 नंबर आ रहे थे आपके, और देखो 60-70 नंबर, बाकी सब मिला लो, अगर बाकी सब में 70 आ गए तो 140 के आसपास नंबर हो जाते हैं आपके।
140 नंबर में अभी भी 15,000 के अंदर रैंक है आपकी, जो मैंने बोला था लास्ट कट ऑफ है, लास्ट कट ऑफ। बहुत ही जल्द जेई अपना, हाँ मैंने कल भी एक छोटा सा वीडियो बनाया था कि भाई रिस्पॉन्स शीट आप देख सकते हो, तो JEADV.ac.in पे जाओ, रिस्पॉन्स शीट यू कैन सी, आप अपने रिस्पॉन्स देख सकते हो। सब ने अपनी आंसर की रिलीज़ कर दी है, मैंने रिलीज़ नहीं की, मैंने कहा सब ने तो रिलीज़ कर दी है, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट का देख लो सेम ही है, तो आंसर की अपनी मिला लो। तुम बोलोगे तो मैं भी अपनी आंसर की दे दूंगा आपको, अपने आंसर्स मिला लो, देख लो कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या हो रहा है। और घबराना बिल्कुल नहीं है आपको, घबराना बिल्कुल नहीं। जब मैं 30 दिन के 36 दिन के क्रैश कोर्स में, ऑनलाइन वाले क्रैश कोर्स में ये बोलता हूँ कि 60 से 70 नंबर आ रहे हैं, उसी में से 3-4 टॉपिक कवर किए थे केवल, उसी में से करना क्या है फिर। 1 साल होगा तो सोचो क्या क्या हो सकता है। बस अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो बच्चा तो उसको लाइक करना। हाँ मैं जान रहा हूँ बीच में बहुत गड़बड़ी हुई थी, पर जिंदगी है, लड़ना है, लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। तो मैं आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ, 9 बजे मुझे दूसरा वीडियो चालू करना है, उसका अभी तक कुछ नहीं बना है, तो मैं जाके कुछ बनाता हूँ। थैंक यू, प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। नीचे भी कुछ स्क्रॉल चल रहा है, अभी आज ही बनाया है नया नया, पहले वाला ख़राब हो गया था, सब निपट गया था मेरा। पर अगर सब निपट भी जाए तो भी क्या हुआ, हम फिर वापस खड़े होंगे। गिरते हैं सह सवारी मैदानी जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं। मैं घुटनों के बल नहीं चलता, मैं तो घोड़े पे ही सवार रहता हूँ। यही उम्मीद करूंगा आपसे, अच्छे से रहो, ज़्यादा तकलीफ में मत रहो, ज़्यादा सोचो मत। पेपर बिगड़ गया कोई दिक्कत नहीं, ज़िंदगी में होता रहता है ऐसा। मैंने बोला ना, जेई सिर्फ एग्ज़ाम है, सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी का एक एग्ज़ाम है, बहुत से एग्ज़ाम देने हैं आपको। आज से 3 साल बाद तुमको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा जेई में क्या हुआ था। आज मेरी रैंक 1800 थी, IIT में नहीं गया मैं, क्या फ़र्क पड़ा लाइफ में। अगर IIT गया होता तब भी ये कर रहा हो। तो घबराना नहीं है आपने, पैशन रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। 1 साल अगर ड्रॉप ले सकते हो ड्रॉप लो, नहीं लेना है जो कॉलेज मिले ले लो यार, पैशन होगा ना, हार्ड वर्क करोगे, मिलेगा जो तुमको चाहिए होगा। हो सकता है नेक्स्ट स्टार्टअप तुम में से ही कोई करे जो इस समय मेरा वीडियो देख रहा है, ऐसी उम्मीद है मेरी। चलो चलता हूँ, रखता हूँ, थोड़ा पसीना पोंछूंगा, अगली वीडियो की तैयारी करूँगा। टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा, शब्बा खैर।